हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं CCS कोचिंग सेंटर पे। आज हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे आधुनिक भारत के ऊपर, मॉडर्न हिस्ट्री पे। परंतु उसके पहले कुछ हम आपको अपने बारे में बता दें कि हमारी जो संस्थान है CCS, ये सोनीपत में आपको वो सुविधा प्रदान कर रही है जिसके लिए अन्यथा आपको दिल्ली जाना पड़ता। हमारे सारे शिक्षक ये दिल्ली से आते हैं और सारे वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर आप तैयारी करते हैं तो आपको दिल्ली के कोचिंग से बेहतर सुविधा इस आधार पर, इस दृष्टिकोण से मिलेगी कि यदि वहाँ पर जो चीज़ आप 10 घंटे में पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पर उसी चीज़ को हम लोग 14 घंटे 15 घंटे लगा करके आपको इन डेप्थ स्टडी का मौका देते हैं। और दूसरी बात जो यहाँ पर यूनिक है कि यहाँ पर आप टीचर से डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग क्लासरूम सेशंस, जो दिल्ली में आपको उपलब्ध नहीं होगा। खैर, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में एक बहुत महत्वपूर्ण साल है, वर्ष है 1919। यह जो साल है वर्ष, यह भारतीय इतिहास के चुनिंदा महत्वपूर्ण वर्षों में से एक। इसको आप वाटरशेड ईयर कह सकते हैं। जिस प्रकार 1757 जहां पर बैटल ऑफ पलासी हुआ और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन स्थापित हुई। 1818 जबकि अंतिम जो स्ट्रॉन्ग इंडियन पावर था मराठा, वो समाप्त हुआ और भारत में और कोई ऐसा बचा नहीं जो विरोध कर सकने वाला हो। 1857 जबकि सिपाही म्यूटिनी हुआ और उसने पूरे सिस्टम को चेंज करके रख दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थान ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ले लिया। उसी तरीके से आगे हम बढ़ेंगे तो 1885 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने भारत में एक नए प्रकार की राजनीति की शुरुआत की। एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम स्टार्ट हुआ, सेंट्रलाइज्ड नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ और जो धीरे धीरे आगे बढ़ करके भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को आज़ादी की तरफ लेकर के गया। उसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं 1905 का बंगाल पार्टीशन हो या 1907 का सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस हो, ये सारे जो वर्ष हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से जो 1919 है भारतीय इतिहास में, इसकी महत्व भी अत्यधिक आप गहरे स्तर तक देख सकते हैं। इस साल जो घटनाएं घटी, इवेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक साल, इस एक साल ने राष्ट्रीय आंदोलन के दशा और दिशा को बदल के रख दिया। इसने पूरे सिस्टम को उलट दिया। सबसे पहली घटना यहां पर है रॉलेट एक्ट। इस पे चर्चा करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ रॉलेट एक्ट के साथ ही है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में एंटी रॉलेट एक्ट मूवमेंट वो स्टार्ट हुआ। महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया। तीसरा, जलियांवाला बाग मैसेकर। चौथा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और पांचवा जो घटना है वह है आपको खिलाफत मूवमेंट। इस एक साल में इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और इसने राष्ट्रीय आंदोलन के पूरे पैटर्न को बदल के रख दिया। रॉलेट एक्ट, एंटी रॉलेट एक्ट मूवमेंट, जलियांवाला बाग मैसेकर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और खिलाफत मूवमेंट। इन चीज को समझने के लिए अगर हम इन घटनाओं को समझना चाहते हैं कि क्या था इंपॉर्टेंस, व्हाई दे आर सो इंपॉर्टेंट इन नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द बैकग्राउंड। आखिर किस पृष्ठभूमि में ये घटनाएं संपन्न होती हैं। तो अगर हम बैकग्राउंड की चर्चा करते हैं
तो बैकग्राउंड को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक इन घटनाओं के महत्व को, इन घटनाओं के फोर्स को, इन घटनाओं के आउटकम को समझना मुश्किल हो। तो 1919 का जो बैकग्राउंड है इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक एक्सटर्नल का तात्पर्य है व्हाट हैपेंड इन द यूरोप और अमेरिका और आउटसाइड इंडिया रादर यू कैन से, और दूसरा है इंटरनल कि 1919 के निकट पूर्व में, जस्ट फ्यू ईयर बैक टू 1919, व्हाट हैपेंड एक्सटर्नली एंड इंटरनली। चूंकि कोई भी जो घटना होती है वो घटना अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होती है। हर एक घटना किसी न किसी घटना का परिणाम होती है और हर घटना किसी न किसी आने वाली घटना का कारण बनती है। तो इन सारे घटनाओं का जो चीज़ यहाँ घटित हो रहे हैं, जो यहाँ पर हुए हैं 1919 में, इन सब के आपको मिलेंगे बीच कहाँ पर, तो बैकग्राउंड में। जैसे एक्सटर्नली हम देखें तो एक घटना जो हुई इस साल 1919 में इंटरनेशनल फील्ड में, वैश्विक स्तर पे, ये थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। आपको पता होगा कि अभी तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945, और एक वर्ल्ड वॉर ऐसा भी हुआ है जो हुआ ही नहीं, लेकिन जो व्यापकता के स्तर में पहले दोनों वर्ल्ड वॉर से काफी बड़े लेवल पे था, जिसको हम लोग कहते हैं कोल्ड वॉर। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वर्ल्ड वॉर एंड कोल्ड वॉर वाज दैट द फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर वर द एक्टिव वर्ल्ड वॉर। इट मींस जिसमें गोलियां चली, लोग मरे, बम गिरे। लेकिन कोल्ड वॉर में क्या हुआ, लड़ाइयां होते होते रह गई, बंदूक निकल गया, गोलियां भर दी गई, ट्रिगर पे उंगली चला गया, बस अंतिम समय गोली नहीं चली। अन्यथा व्यापकता के स्तर पे कहें तो कोल्ड वॉर का जो पीरियड था डेट वाज आल्सो वेरी वाइड। तो खैर आज हमारा जो हम टॉपिक करें 1919, इसके लिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 में आकर के समाप्त हुआ। ये हिटलर का नाम सुना होगा आपने, जर्मनी हिटलर के नेतृत्व में एक तरफ है, उसके साथ ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, जापान है, और आपका वो मैं ये यहाँ पर जब बात आती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरफ ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, टर्की है, बुल्गारिया है और जर्मनी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में है जर्मनी, इटली और जापान। 1919 में जिस साल यहाँ पे जो घटना घट रही है, ये घटना इसी 1919 में एक्सटर्नल फील्ड पे हम देखें घटना घटती है। एक्सटर्नली ये होता है पीपीसी कहते हैं, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। तो दैट इज नॉट द कोर्स ऑफ आवर टुडेज आवर डिस्कशन, इसको बाद में चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। तो पहले आज इसको चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड 1917 रशियन रिवॉल्यूशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने पूरे विश्व में एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ाया, बहुत सारे देश आगे बढ़े और लगा कि अब सुधार करना पड़ेगा। इंग्लैंड ने भी आगे बढ़ के बहुत सारे वायदे किए कि हम ये सुधार करेंगे, वो सुधार करेंगे। इसी प्रोसेस में भारत में भी एक हमारी इच्छाएं बढ़ी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ड्यूरिंग 1914 से 1918 भारत में 2 प्रकार के लोग हो गए। एक जो कहते हैं कि भाई युद्ध हमारे लिए एक अवसर है और हम आगे बढ़ करके इंग्लैंड को विरोध करते हैं, और उसका विरोध करेंगे तो हमें रियायतें मिलेंगी या हमारे साथ परिवर्तन होगा। दूसरे लोग हैं कहते हैं कि नहीं, ये युद्ध का समय, इंग्लैंड के लिए संकट का समय है, हम उस पर प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे ताकि वो खुश होकर के युद्ध के बाद हमारे साथ हमें लिबर्टीज प्रदान कर, रिबेट्स दे। तो इसमें जो भी हो, इस पूरे युद्ध के दौरान भारत में जो मानसिकता बनी थी, इस मानसिकता ने लोगों के एक एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा दिया था कि यस नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग सम चेंज। रशियन रिवॉल्यूशन ये एक कम्युनिज्म की अवधारणा पे बेस्ड था।
अर्थात साम्यवाद। और साम्यवाद की जो अवधारणा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वाज एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का अंत। किस प्रकार का शोषण? तो सभी प्रकार का शोषण। ये एक दलितों की, वंचितों की एक उस समाज की अवधारणा है जो समाज में जिनके पास बहुत कम है या नहीं के बराबर है, और जिनका पूंजीपति हो, कैपिटलिस्ट, और यू कैन से द रूलिंग क्लास, और यू कैन से रादर द रिच पीपल, वो उसको सप्रेस करते थे, उसको एक्सप्लॉइट करते थे। तो भारत में, यहाँ पे भी भारत भी क्या हो गया, तो इसमें आ गया कि भारत को भी शोषित किया जा रहा था, इंग्लैंड शोषण कर रहा था। तो कम्युनिज्म एक प्रकार से जितने भी आपको जो एक साम्राज्यवादी देश थे, एम्पेरियलिस्टिक जिनका आउटकम था, उसके खिलाफ युद्ध था। तो इस तरीके से इन घटनाओं ने क्या किया कि भारत के लोगों में भी एक आत्मविश्वास बढ़ाया, और भारतीयों के जिज्ञासा को, भारतीय के एक्सपेक्टेशंस को, उनके डिमांड को बढ़ा दिया। इंटरनली जो घटनाएं घटी, इसी के पैरेलल में एक सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी 1914 में क्या हुआ? तो 1914 में हमारे जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो 6 साल के लिए जिनको जेल भेजा गया था, मांडले जेल 1908 में, वो छूट के बाहर आ गए। उन्होंने पहले भी, आपको याद होगा, 1907 में जो सूरत स्प्लिट के समय उनकी भूमिका थी, उसके पहले जिस प्रकार से जब से वो आए हैं तिलक महोदय, तब से वो राष्ट्रीय आंदोलन में एक जुझारूपन, एक कहते हैं स्ट्रगल करने की जो एक जिजीविषा, उसको बढ़ा रहे हैं। तो तिलक का नाम ही उत्साह के लिए पर्याप्त था। तो 1908 में इनको जेल भेज दिया गया, मांडले जेल, जाइए भाई 6 साल के लिए, और फिर लौटे 1914 में। तो 1914 में जब तिलक लौटते हैं मांडले जेल से, तो थोड़े से दुखी हो जाते हैं। दुखी होने का मेन कारण था कि इस बीच में भारत जो है उसका राष्ट्रीय आंदोलन बिखर चुका था। गर्मपंथियों को, एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, उनको दबाया जा चुका था। मॉडरेट्स वो अंग्रेजों के साथ बैठे हुए थे, जो रिवोल्यूशनरीज थे उनका सप्रेशन हो चुका था। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन बिल्कुल ऐसे में तिलक जेल से आते हैं, और जेल से आ करके इनकी कोशिश क्या होती है कि जैसे भी हो राष्ट्रीय आंदोलन को फिर से क्या करना है, खड़ा करना है। तब उन्होंने अन्य नेताओं के साथ मिलकर के, जो समय के थे, एनी बेसेंट हैं, हमारे जिन्ना हैं, इन सब के साथ मिलकर के लखनऊ में एक सेशन हुआ कांग्रेस का, और इस सेशन में कांग्रेस को क्या कर दिया गया, रीयूनाइट कर दिया गया। रीयूनाइट 1907 में सूरत स्प्लिट में जो कांग्रेस बटी थी, वो 16 के लखनऊ सेशन में आके रीयूनाइट हो गई। और साथ ही यहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इसमें भी समझौता हो गया। तो इस प्रकार से तिलक जो 14 में मांडले से छूट करके आते हैं, 16 में आकर के उनके प्रयासों से, जिन्ना के प्रयासों से, एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस फिर से एक हो गई, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। यानी कि जो बिखरी हुई ब्रांचेस थी नेशनल मूवमेंट की, वो फिर से क्या हो गई, यूनाइट हो गई। एक घटना घटी इसी 1916 में, एक दूसरी घटना पे 1915 देखिए क्या हुआ। 1915 में लगभग 22 साल आंदोलन करने के बाद दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी भारत लौटे। गांधी रिटर्न। गांधी लौटे 16 में। अब गांधी लौटे 16 में, तो गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी जी को सलाह दिया कि भाई अगले 1 साल तक आप डायरेक्टली पॉलिटिक्स में, जो नेशनल मूवमेंट है, उसमें पार्टिसिपेट मत करिए। 1 साल क्या करिए, पूरे भारत का भ्रमण करिए, घूमिए फिरिए, देखिए, समझिए, आप समझिए, आपको वो समझे। मतलब कि आप जब भारत घूमोगे तो आप भारत को समझोगे, भारत की समस्याओं को समझोगे, भारत के लोगों को समझोगे, और आपके समझने क्रम में लोग आपको समझेंगे। और गांधी, आपको पता है, सरल छवि, स्थानीय भाषा का प्रयोग, बिल्कुल लगता ही नहीं था कि बाहर से आए हुए हैं। उतने साल तक
लंदन में पढ़ाई करके और फिर जो है दक्षिण अफ्रीका के एक सफल आंदोलन का संचालन करके। लेकिन गांधी 22 साल दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद उनके अंदर एक गजब की एक एक्सपीरियंस आ चुका था, कॉन्फिडेंस लेवल हाई था। एक साल भारत भ्रमण करते हैं गांधी और 1917 में गांधी जी ने अपना पहला मूवमेंट किया भारत में, जो था तो लोकल लेवल का, बिल्कुल लोकल लेवल का, चंपारण बिहार का एक इलाका था, वहां पर था। लेकिन उस एक घटना ने, उस एक छोटे से आंदोलन ने उनको अचानक से क्या किया, तो उनको नेशनल मूवमेंट में एक हाइक दे दिया। क्या किया उन्होंने वहां पे? बाकी सब चीजें जो हैं, आप नील के बारे में, इंडिगो के बारे में और क्या क्या था, कौन कौन लोग थे, वो सब बारे में बाद में पढ़ेंगे। बस एक घटना था वहां पे, आप समझिए कि जब 1917 में गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया, तो गांधी पहुंचे चंपारण। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा वहां का कि भाई आप चंपारण नहीं आ सकते, नहीं रुक सकते। क्यों भाई? तो लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है। तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय इतिहास में, अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले आंदोलन के इतिहास में पहली बार ऐसा जवाब मिला अंग्रेजों को, जब किसी ने कहा कि मैं तो आ चुका, तुम्हें जो करना है करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। खुला चैलेंज, खुला चैलेंज। अब इस एक घटना ने गांधी के छवि को जनता के बीच में क्या बना दिया? एंग्री यंग मैन की छवि। कह रही तो सरकार का चैलेंज कर रहा है। और फिर मुद्दा जो था, वो मुद्दा कोई सरकार का मुद्दा तो था ही नहीं चंपारण में। मुद्दा क्या था? तो इकोनॉमी का मुद्दा था, नील की खेती का मुद्दा था। और उस मुद्दे में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि सरकार का कोई मतलब नहीं था उसमें, तो ऐसे हालात में सरकार ने कदम पीछे लिए और गांधी को बोला कि ठीक है चलो भाई, देखो कमेटी बनी और जो भी हो, चंपारण सत्याग्रह गांधी का सफल हुआ, गांधी की छवि चमकी और गांधी की लोकप्रियता भारत में और बढ़ गई। अगले ही साल 1918 में गांधी ने 2 मूवमेंट किए। सबसे इंपॉर्टेंट था अहमदाबाद मील सत्याग्रह और दूसरा था आपका खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, अहमदाबाद में भी क्या था, वहां भी देखिए सरकार से कोई टकराव नहीं था। एक तरफ मिल ओनर्स, एक तरफ मिल वर्कर्स। गांधी पहुंचे और गांधी पहली बार, देखिए कितना चतुर नेता की तरह उन्होंने व्यवहार किया। उन्होंने ऐसा रास्ता निकाला कि सारे लोग उनके समर्थक बन गए। उन्होंने एक तरफ मिल ओनर्स को भी संतुष्ट किया और एक तरफ मिल वर्कर्स को संतुष्ट किया। यही काम उन्होंने चंपारण में भी किया था, ये भी सफल हुआ, खेड़ा भी मोरलेस सफल हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 1914 के बाद जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं ने भारत में एक शून्य की स्थिति थी लीडरशिप की, उस शून्य को भर दिया। गांधी अब एक स्ट्रांग लीडर की तरह भारत की तरफ बढ़ चुके। अभी वो नेशनल मूवमेंट के टॉप लीडरशिप नहीं बने थे 18 तक। एक और घटना है जो मैं आपको चर्चा करूंगा, जो इसी 1916 में घटती है, जो आपको जानना चाहिए। वो है 1916 की घटना है, होम रूल लीग मूवमेंट। 1916 होम रूल लीग मूवमेंट। आपने सुना होगा, बचपन से हम लोग पढ़ाई करते हैं तो बचपन से सुना होगा हमने कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। पहली बात तो ये ध्यान से देखिए कि क्या है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है या स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ए और बी, इसको समझिए। इस दोनों में ही एक बहुत गहरा अंतर है। स्वराज का मतलब क्या होता है और स्वराज्य का मतलब क्या होता है? तो स्वराज का मतलब है कि आवर एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा अपना शासन, स्वशासन। और स्वराज्य का मतलब हो गया स्वदेश।
तो 1916 में जो होम रूल मूवमेंट चला और जब तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, तो इसका तात्पर्य क्या था? ये था हमारा अपना शासन। एक्चुअली 6 साल तक बर्मा के मांडले जेल में रहने के बाद तिलक उस अवस्था में नहीं थे कि वो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर पाते। उस समय स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करने की कंडीशन राष्ट्रीय आंदोलन की नहीं थी। अगर हम रिवोल्यूशनरीज को नहीं छोड़ दें तो राष्ट्रीय आंदोलन के जो मुख्य धड़ा था, जिसमें कांग्रेस थे और तमाम पार्टियां थी, ये अभी आज़ादी की बात नहीं कर रही हैं। ये बात कर रही है, कुछ रिबेट्स की बात करी कि हमें कुछ बेनिफिट हो। अभी यहाँ से अंग्रेजों को हटाने जैसा कोई नहीं सोच रहा था, क्योंकि नरमपंथी भी एक तरह समर्थक थे और गांधी भी अभी तक अंग्रेजों के विरोध में नहीं। तो ये मूवमेंट चला, HRLM, होम रूल लीग मूवमेंट। और इस आंदोलन ने क्या किया? इस आंदोलन का 2 पॉइंट ध्यान समझिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक, कि इस आंदोलन ने जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था, जो अभी तक बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जैसे, जो कांग्रेस का आप देखिए मीटिंग कहाँ पे होती थी, तो दिल्ली में हो रही है, कलकत्ता में हो रही है, बंबई में हो रही है, लाहौर में हो रही है, लखनऊ में हो रही है। तो ये सब बड़े शहर हैं। इसने क्या किया होम रूल लीग मूवमेंट ने? तो राष्ट्रीय आंदोलन को बड़े शहरों से निकाल के छोटे शहरों में ला दिया। छोटे छोटे शहरों में शाखाओं की स्थापना, ब्रांचेस स्टैब्लिश हुआ होम रूल लीग का। एक तरफ तिलक का होम रूल लीग मूवमेंट है, एक तरफ एनी बेसेंट का होम रूल लीग मूवमेंट है। तिलक थोड़े डिसिप्लिन्ड आदमी थे, उन्होंने अपने होम रूल लीग मूवमेंट के ब्रांच के लिए बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे थे, तो उनकी ब्रांचेस सिर्फ 6 खुल पाई। जबकि एनी बेसेंट में बहुत लिबरल एक अप्रोच था और उनकी 200 से ज्यादा ब्रांचेस खुल गई ऑल ओवर इंडिया। और कहां पर खुली? छोटे शहरों में। छोटे छोटे शहरों में लाइब्रेरी स्टैब्लिश की गई, वहां पे न्यूज़पेपर्स पहुंचाए गए। तिलक का न्यूज़पेपर, आपका मराठा और केसरी, एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ। वहां के स्थानीय जो डिमांड थे उनसे लोग अवगत हुए। तो इस प्रकार से ये जो मूवमेंट था उसने एक तरफ क्या किया, तो राष्ट्रीय आंदोलन को बड़े शहरों से हटा के छोटे शहरों में ला दिया। तो साथ ही इसने छोटे शहरों में भी एक लोकल लीडरशिप को डेवलप कर दिया, स्थानीय स्तर पे। अब भाई कस्बों में, छोटे शहरों में नेतागिरी करने को दिल्ली बंबई से तो लोग जाएंगे नहीं। तो छोटे छोटे शहरों के लोग में भी एक पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी, एक जागरूकता बढ़ी। ओके, दिस इज गोइंग ऑन। वो स्थानीय मुद्दे को भी समझने लगे और नेशनल मूवमेंट को समझने लगे। तो इस प्रकार से इन सारी घटनाओं ने, तिलक का लौटना, लखनऊ का कांग्रेस सेशन होना, गांधी जी का भारत लौटना, उनके द्वारा चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा जैसा मूवमेंट और 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट, इन घटनाओं ने भारत के राजनीतिक वातावरण को बदल दिया था। अब एक अजीब सा उत्साह था माहौल में बना हुआ। गांधी और उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और वो एक बहुत ही कम समय में 15 में देखिए लौटे हैं 9 जनवरी को, और यहां तक आते आते मात्र 3-4 वर्षों में गांधी का नाम बच्चे बच्चे की जबान पर छा गया। और गांधी, जैसा कि आप समझिए, गांधी कोई पहली बार तो आंदोलन कर नहीं रहे थे, वो ऑलरेडी आंदोलन कर क्या चुके थे। उनकी अपनी एक स्पेसिफिक उनके थॉट्स थे, प्रोसेस थे, कैसे आंदोलन को चलाना है, क्या लेके चलना है, आइडियोलॉजीज फिक्स है उनकी। इसी क्रम में 1900 जब हम आते हैं 1919 में, तो एक एस्पेक्ट आपने ये समझा, इधर जब भारत में लोगों का उत्साह बढ़ रहा है, भारत में लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, डिमांड्स बढ़ रहा है, उनका प्रेशर बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो ऐसे में इस समय भारत में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां भी चल रही थी। जो स्टार्ट हो चुका था आपका 1896 से ही आप देख सकते हैं, लेकिन इस समय तक काफ़ी एक आपका नासिक में हो, आपका मुजफ्फरपुर में हो, बहुत सारे हत्याकांड हो रहे थे। ऐसे में यहां पर एक ही समझने की आवश्यकता है बैकग्राउंड में, कि एक तरफ आपने ये देखा इस डिस्कशन से कि भारत में लोगों का उत्साह काफ़ी बढ़ चुका है, उनकी डिमांड्स बढ़ गई है, अवेयरनेस बढ़ गई, जागरूकता बढ़ गई है, क्रांतिकारी गतिविधियां भी बढ़ गई है। तो ऐसे में सरकार से तात्पर्य है उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश भारतीय सरकार, इसने देखा कि जब ये घटना मैं बता रहा हूं आपको 1917 में
सरकार ने देखा कि एक तरफ भारत में गतिविधियां काफी व्यापक हो रही हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, और जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाएगा, देखिए जब युद्ध होता है ना, युद्ध का जो काल होता है वो क्या होता है, इमरजेंसी होता है, आपातकाल। और इमरजेंसी के पीरियड में जो राज्य की शक्तियां होती हैं वो काफी बढ़ जाती हैं, और जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, इमरजेंसी खत्म होगा, सरकार की शक्तियां क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो 1917 में सरकार ने देखा कि भाई जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हमारे अधिकार, पुलिस के अधिकार, प्रशासन के अधिकार कम हो जाएंगे। तो वैसे हालात में हम भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, राष्ट्रीय आंदोलन गतिविधियां हैं जो ज़्यादा व्यापक हो रही, उस पर हम कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि उनको कंट्रोल करने के लिए हम सामान्य कानून से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसी अवस्था में उन्होंने क्या किया, एक कमिटी बनाई, रॉलेट कमेटी, जिसको यह दायित्व दिया गया कि आप एक ऐसा कानून बनाइए जिससे हम शांति काल में, इन द पीस टाइम, वी कैन कंट्रोल द टेररिस्ट एक्टिविटीज और द मूवमेंट ऑन लार्ज स्केल। राष्ट्रीय आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए हम क्या बना सके, हम एक ताकत दीजिए। तो इसी रॉलेट कमीशन ने 1919 में एक कानून बनाया जिसको कहते हैं रॉलेट एक्ट। तो सामान्य अर्थ में आप समझ रहे हैं कि रॉलेट एक्ट का तात्पर्य क्या है। तो रॉलेट एक्ट का तात्पर्य है एक ऐसा कानून जिसका उद्देश्य क्या था, तो शासन को, प्रशासन को शांति काल में, पीस टाइम में, अंतर समझिएगा, एक होता है आपातकाल, एक होता है शांति काल। एक वैसा काल होता है जब सरकार की संवैधानिक रूप से शक्तियां बढ़ जाती हैं, लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म होता है सरकार की शक्तियां क्या होती हैं, गिर जाती हैं। तो ये जो रॉलेट एक्ट था, इसका उद्देश्य यही था कि इन पीस टाइम इट वाज टारगेटेड टू एनहांस द पावर ऑफ गवर्नमेंट, पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पावर ऑफ पुलिस, पावर ऑफ जुडिशियरी। इसने क्या किया, एक कानून बना दिया। जैसे आज के डेट में देख लीजिए, आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उसके लिए वारंट चाहिए। इस एक्ट में किसी वारंट की जिम्मेदारी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। पुलिस किसी को कभी भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। आज की डेट में गिरफ्तारी होती है तो आपको अगले 24 घंटे में कहां पहुंचाना है, मजिस्ट्रेट के सामने। इस कानून में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं थी 2 साल तक पुलिस आपको रख सकती है अपने पास, कोई मतलब नहीं। अगर पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाती है तो आप वहां आर्गुमेंट कर सकते हैं, आप अपने पक्ष में वकील खड़ा कर सकते हैं, वो वकील एक सर एक दलील दे सकता है। इसमें कोई प्रोविजन नहीं था, ना तो वारंट रिक्वायर्ड, ना ही आप वहां पे कोई आर्गुमेंट कर सकते हैं, ना ही आप वकील कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यदि उस जज ने आपको सजा सुना दी तो आप उस सजा के खिलाफ, जजमेंट के खिलाफ अपील भी नहीं कर सकते थे। तो ये जो रॉलेट एक्ट आया मार्च 1919 में पास हो गया, जबकि जितने भी इंडियन मेंबर्स थे सबने इसका विरोध किया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, फिर भी ये पास हो गया। जैसे ही ये पास हो गया तो गांधी जी तुरंत आंदोलित हो गए, भारतीय नेता लोग नाराज हो गए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि बचाव जो है ना, डिफेंस, ये कोई अधिकार आपको देता नहीं है, ये एक प्राकृतिक अधिकार है, नेचुरल राइट जिसको कहते हैं। यदि कोई आपकी पिटाई करता है, कोई आप पर कोई आघात करता है तो आप उससे अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन इस कानून ने तो भारतीयों से अपने बचाव का अधिकार छीन लिया। गांधी जी ने कहा नहीं चलेगा भाई, मामला नहीं चलेगा। तब गांधी जी ने भारत में एक आंदोलन स्टार्ट किया, वो कहते हैं एंटी रॉलेट एक्ट मूवमेंट। एंटी रॉलेट एक्ट मूवमेंट मतलब जिसका उद्देश्य क्या था, तो रॉलेट एक्ट को समाप्त करना। ये गांधी जी का भारत में पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। इसके पहले जो आपने देखा चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये सब छोटे छोटे जगहों पर है। चंपारण तक लोकलाइज था, अहमदाबाद मील से मतलब था, वहां के अहमदाबाद के आम लोग शामिल में नहीं थे, और खेड़ा का तो मुद्दा ही बहुत छोटा सा था। लेकिन ये जो मुद्दा है एंटी रॉलेट एक्ट मूवमेंट, ये भारत का
पहला एक व्यापक मुद्दा था जिसमें सरकार को सीधा चैलेंज किया गया था कि सरकार तो अपने कानून को वापस लो। और सरकार नहीं लेना था, नहीं ली। और इसी मूवमेंट में प्रॉब्लम ये हो गया कि कहा गया कि भैया ये जो आंदोलन है 30 मार्च को स्टार्ट होगा, 30 मार्च 2019, नहीं हो पाया। तुरंत भीड़ घोता नहीं 6 अप्रैल को स्टार्ट होगा। अब इसी उहापोह में आंदोलन क्या हो गया, बिखर गया। लेकिन फिर भी लोग जहां जिसको मौका लगा स्टार्ट कर दिए, बंबई में, दिल्ली के आसपास, पंजाब में। और इसी मूवमेंट के दौरान एक सबसे भारतीय इतिहास की एक बहुत दुखद घटना घटी जो कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर, अमृतसर में 19 अप्रैल ये जो घटना घटी। इसमें आप सबको पता है कि जनरल रेक्स डायर, उसने एक जो सभा ऑर्गेनाइज की गई थी। एक्चुअली अमृतसर में क्या हुआ कि अमृतसर में रॉलेट, एंटी रॉलेट एक्ट मूवमेंट के स्टार्ट होने के बाद ही वहां पे दंगे फसाद स्टार्ट हो गए। 2 नर्स मारी गई और उसके बाद सरकार ने वहां पे कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लगाने के बाद वहां पर सेना को सौंप दिया, मार्शल लॉ लगा दिया, सेना आ गई। कुछ लोग गिरफ्तार हुए, उसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल डांगे गिरफ्तार हो गए। उसी क्रम में जब हम पहुंचते हैं जिस दिन घटना घटी, उस दिन वहां पर सरकार ने 2-3 घंटे की ढील दी कि भाई आप जो है कर्फ्यू में कि आप जाइए, और चूंकि बैसाखी का दिन था, एक फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल को एंजॉय करिए। और उसी का फायदा उठा करके जो लोग इकट्ठे हुए वहां पर जलियांवाला बाग मैदान में, और एक आंदोलन हो गया, एक सभा कर दी गई, शांतिपूर्ण हुआ थी, पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन था। वहां पे उद्देश्य था कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल डांगे की गिरफ्तारी का विरोध करना था। उसी समय जो जनरल रेक्स डायर था, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अमृतसर की, मार्शल लॉ का जो हेड था, वो पहुंचा और बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलवाई, और तब तक चलाई जब तक गोलियां समाप्त नहीं हो गई। सैकड़ों लोग मारे गए। बहुत डिस्कस टॉपिक है ये, इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। कितनी गोलियां चली, कितने लोग, सैकड़ों लोग मारे गए। चलिए, एक व्यक्ति का पागलपन था और सैकड़ों लोग मारे गए, चलिए फिर भी बर्दाश्त हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। हत्या हो गई, कोई दिक्कत नहीं था। हत्या के बाद क्या प्रॉब्लम है कि सरकार ने कहा कि नहीं 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 नहीं, उसने अपराध नहीं किया है। वो कहते नहीं, त्रुटि, मतलब अपराध नहीं है वो। यानी एक तो जो डायर था, रेक्स डायर, उसने सैकड़ों लोग की हत्या कर दी, बिना चेतावनी दी गोली चलवाई, सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन सरकार उसको दोषी मानने को तैयार नहीं। पंजाब का गवर्नर माइकल डायर, उसने भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। कांग्रेस ने कमेटी बनाई, तहकीकात कमेटी, उसने कहा कि नहीं भाई दोषी है, सजा दो। सरकार ने बनाया हंटर कमीशन, उसने कहा, उसने अपराधी मानने से इनकार कर दिया। इस घटना ने, ये जो घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना, इस घटना ने एक झटके में पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा को बदल दिया। अभी तक जो लोग सरकार के समर्थन में थे, अंग्रेजों को एक प्रकार से भारत के लिए अच्छा बता रहे थे, उन सब ने देखा कि नहीं, ये किसी भी स्थिति में भारत के लिए अच्छा नहीं है। गांधी स्वयं, जो अभी तक सरकार, वो सरकारी कार्यों का विरोध कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों का एक व्यापक स्तर पर विरोध नहीं कर। उन्होंने देखा कि सिर्फ निचले स्तर पर नहीं, ऊपरी स्तर पर शासन जो है वो भारतीयों का हित देखने को तैयार नहीं। उन्होंने वह सारे पदक वापस कर दिए, कैसरे हिंद की उपाधि, बोअर मेडल, जुलू मेडल सब वापस कर दिया। रवींद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया। आपको जब सारे जितने भी लोग हैं सब ने अपने अपने वापस कर दिए। शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया काउंसिल से। तो इस घटना ने क्या किया, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की दशा को बदल करके रख दिया। और यही सब देखिएगा जो एक स्टार्ट होता है राष्ट्रीय आंदोलन का, एक आप अगला चरण कह सकते हैं, जो ज़्यादा आक्रामक होता है और ज़्यादा उग्र होता है। तो इसके बारे में, और जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसके बारे में, खिलाफत मूवमेंट के बारे में हम लोग अगले एक वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आइए ज्वाइन करिए और हमारे इस विश्लेषण को
समझने का ऑफलाइन आनंद उठाइए। धन्यवाद।